हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी बेस्ड होगी कंप्यूटर पर। कंप्यूटर पर आगे हम क्या क्या काम करने जा रहे हैं पूरी डिटेल सामने रखेंगे। जो आपके टेस्ट सीरीज बैच में फुल टेस्ट होने जा रहे हैं, नेक्स्ट 2 टेस्ट वो कंप्यूटर पर बेस्ड होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जिस फॉर्मेट में टेस्ट होने वाले हैं, जैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, वैसे ही 30+ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे कंप्यूटर पर ही। तो आपकी एक समझ बन जाएगी कि इस तरीके से आपके टेस्ट और ऐसे उनका सॉल्यूशन मिलेगा। वो सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। इसके बाद आज हम बात करेंगे कि जो नया सुपर ग्रुप है, जैसा कि आप लोगों को बोला गया था कि जो पुराने सारे सुपर ग्रुप हैं वो समाप्त कर दिए गए, नया बनेगा। सारे वो स्टूडेंट होंगे जो सिंसियर होंगे, प्लस जो मेहनत करेंगे और इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो आज वो टास्क भी आप लोगों को दिया जाएगा। उसमें कोई भी स्टूडेंट जो 5 दिन पहले भी जुड़ा है वो भी पार्टिसिपेट करके अगर परफॉर्म करता है तो यहाँ पर उसको जोड़ा जाएगा। याद रखो, नए सुपर ग्रुप में हम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 25 बच्चे ही लेंगे। तो केवल वो स्टूडेंट आएंगे यहाँ पर जो हाईली सिंसियर हैं और मेहनती हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले कंप्यूटर पर। देखो, कंप्यूटर में जो आपका कन्वेंशनल पोर्शन होता है, कंप्यूटर का इतिहास, परिचय, इसके बाद इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें नॉर्मली हर जगह हैं। आपको यहाँ पे अभी इन डेप्थ करा दी गई, मेमोरी वगैरह, इसके टाइप, कौन सी ज़्यादा स्पीडी होती है ना, ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। फिर कुछ टॉपिक्स थे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के बहुत सारे पार्ट होते हैं, एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है। इन पर भी इन डेप्थ वैल्यू एडिशन क्लासेज आ गई थी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे। हाल फिलहाल में यूपी ट्रिपल एस सी ने जो पेपर लिए हैं, उसमें जो इनका फोकस एरिया है वो सबसे ज़्यादा है साइबर सिक्योरिटी और सोशल मीडिया। तो हम भी इन्हीं चीज़ों पर वर्क करने जा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी से स्टार्ट करेंगे, फिर सोशल मीडिया पर आएंगे, फिर ईमेल पर आएंगे, फिर इंटरनेट पर, और लास्ट में आ जाएंगे ये जो 4-5 टेक्नोलॉजी है ना नई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन पर काम करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी। आज के क्वेश्चंस देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो आपकी एक अब अच्छी समझ बना देगा। इसके बाद आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी को हम टारगेट करने जा रहे हैं। तो इसमें देख लो, साइबर सिक्योरिटी को हमने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। हर एक सब टॉपिक पर 15, किसी पर 16, किसी पर 13-14 जितने क्वेश्चन बन सकते हैं विद सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो होता है वो आपका कवर करा देता है टॉपिक। क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्वेश्चन आपको पूछने के तरीके पता चल जाते हैं। ऐसे कराएंगे तो इस पर 15 होंगे, 16 होंगे, हो सकता है 20 भी हो सकते हैं इस पर। ऐसे करके हर एक टॉपिक पर इतने एमसीक्यू जाएंगे विद सॉल्यूशन, तो आपके ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। आज की क्लास में स्टार्टिंग के 2 टॉपिक पर हम 31 एमसीक्यूज देखेंगे, तो यहाँ से समझ लग जाएगी। बाकी एमसीक्यूज पर आपके नेक्स्ट 2 टेस्ट आएंगे। जो संडे टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 2 टेस्ट जो आने वाले होने वाले हैं वो आपके इन टॉपिक से आएंगे। फिर तो यहां से आपका साइबर सिक्योरिटी कवर हो जाएगा। इसके बाद हम सोशल मीडिया पर आएंगे और लास्ट के टॉपिक्स पर आएंगे। तो नेक्स्ट 1 मंथ हम पूरा देने वाले हैं कंप्यूटर को। जो लोग भी हैं वो सिंसियर हो जाएं। आज की क्लास में जैसे मैंने बताया कि थोड़ा मैं दिखाई दे रहा हूँ, इस तरीके के आपके एमसीक्यू जाएंगे। अभी हम उस पर बात करेंगे बाद में। अब आते हैं सुपर ग्रुप पर। सुपर ग्रुप में आपको सभी लोगों के लिए टास्क है, जो भी स्टूडेंट सीरियसली मेहनत करना चाह रहा है। सुपर ग्रुप में आगे होगा क्या वो समझ लो पहले तो। सबसे पहले हम वो स्टूडेंट खोजेंगे जो बिल्कुल सिंसियर हैं, किसी भी पढ़ने के अलावा उनका कोई भी इधर उधर का एजेंडा नहीं है, बहुत सीरियसली पढ़ने आए हैं। वो स्टूडेंट मेहनत करने को रेडी हैं। जब ये आ जाएंगे तो इनसे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कराना है, क्योंकि कंटेंट हमें जो देना था वो हम दे चुके हैं। कंटेंट आपका इतना मोर देन इनफ है कि इससे बाहर 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। 90% के लिए ही पढ़ाई करो। जो 100, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन उसके पीछे भागते हैं, वो 70 नंबर भी नहीं उनके आते हैं। और गुमराह करने वाले लोग वही जो 2-4-5% क्वेश्चन होते हैं ना, उसी में ही स्टूडेंटों को गुमराह करते रहते हैं। तो यहाँ से गुमराह नहीं होना है। जहाँ पे काम होना बाकी है कंप्यूटर में, होना शुरू हो गया। यूपी स्पेशल में लोग बोल रहे थे उसके टेस्ट जब लोग लगा लेंगे, तो अब वो बोल रहे हैं कि सर यूपी पीसीएस से भी आगे का लेवल चला गया वहाँ पे। सेम आपका पंचायती राज में चला गया, सेम स्कीम में।
कंप्यूटर पे काम होना बाकी है, जो अब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हम करंट अफेयर जो यूपी का है या करंट की जो योजनाएं हैं उस पर काम करेंगे, फिर आपका ये पूरा क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, मुख्य एम क्या है कि बार बार रिवीजन कराना। तो यहाँ पर हम आपको जितने टेस्ट हैं वो, जो क्विज बन चुकी हैं वो, जो क्लास नोट हैं वो, जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं वो, ये सब बार बार रिवाइज कराएंगे जो सुपर ग्रुप है, और जवाबदेही के साथ रिवाइज होंगे। आपका डेली का टारगेट होगा, वो करना पड़ेगा। जब वो करोगे तो सामने रिजल्ट भी आना चाहिए, वो भी देखा जाएगा। तो इस तरीके से इसमें काम होगा। अब आते हैं कि सुपर ग्रुप के लिए टास्क क्या है। जिसे जो ये क्लास देख रहा है वो जिसके टच में जो है ये आप सबके पास पहुंचा देना। इसके लिए डेडलाइन है नेक्स्ट 10 डेज, यानी 17 तारीख को इवनिंग तक ये टास्क करना है। टास्क बड़ा नॉर्मल सा है कि जो आपके 18 टेस्ट हो चुके हैं, कहाँ पर हो चुके हैं, टेस्ट में दिखाई दे रहा हूँ पहले, अभी एक मिनट। 18 टेस्ट आपके किस में हो चुके हैं, न्यू टेस्ट सीरीज बैच में, बीपीओ की। इन 18 टेस्टों को कम से कम 2 बार लगाना है। 2 बार लगाइए, उसका रिपोर्ट कार्ड जो है विद डेट, तो आज की डेट के पहले का कुछ नहीं माना जाएगा। रिपोर्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए विद मार्क्स, ठीक है। इसके लिए अलग से कॉपी होनी चाहिए, टेस्ट के लिए आपके पास अलग, जो आपका अब तक बन चुका है सिलेबस उसके अलावा एक कॉपी होनी चाहिए, जिसमें टेस्ट और क्विज, सिर्फ 2 चीज़ों पे काम होगा आपका। तो आपने सपोज करो टेस्ट नंबर 1 लगाया, तो ऊपर लिख लोगे कॉपी में टेस्ट नंबर 1। अब इस टेस्ट को आप लगाओगे, लगाते टाइम जो जो क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे हो नहीं रहा है, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, वो आप कॉपी में नोट करते जाओ क्वेश्चन नंबर पहले, ठीक है। ये कर दिया आपने। जब लगा लिया, लगाने के बाद आपको 2 तरीके से विश्लेषण करना है। जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल गलत हो गए या आपको आए ही नहीं, उन क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि उनको 1 लाइनर फॉर्मेट में सॉल्यूशन उसका लिख लेना है। सपोज करो कि कोई भी एक चीज है कि बोल दिया कैश मेमोरी क्या होती है, ठीक है, तो उसमें तो 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन जब आप इसमें लिखोगे तो कैश मेमोरी ये होती है, बस इतना 1 लाइनर में लिख लिया। तो ऊपर टेस्ट नंबर, उसके अंदर ये सारी चीजें जो आपकी रॉन्ग हुए वो लिख लिया। फिर अगर टेस्ट में किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन गलत मार्क था, वो भी आप लिख लो और मुझे डीएम कर दो, उसको वेरीफाई कराया जाएगा। अगर कुछ गलती होगी तो वो करेक्ट कर दिया जाएगा। मोस्टली चीज़ें करेक्ट हो चुकी हैं या हो जाएंगी आने वाले समय। ऐसे ही फिर टेस्ट नंबर 2 में, फिर टेस्ट नंबर 3 में। तो एक ही दिन में आपको एक टेस्ट 2 बार नहीं लगाना है, ये भी ध्यान रखना। पहले 1 से 18 तक आपके कंप्लीट हो जाएं, फिर आप दोबारा लगाओगे 1 से 18 तक। तो रिपोर्ट कार्ड में सेम डेट नहीं होनी चाहिए, वो भी चेक किया जाएगा। 2 बार लगाने के बाद तो एक बार आपने लगा लिया, रिपोर्ट कार्ड में आपने अपने इसमें नोट में नोट कर लिया कि पहले टेस्ट में क्या क्या आपके गलत हुए 1 लाइनर्स में। तो जब आप दोबारा लगाने जाओगे तो इसी नोट को रिवाइज करके आप इसको लगाने चले जाओ। और भी रिवीजन करना है वो आपकी मर्जी, लेकिन मिनिमम ये रिवीजन करना है आपको। दूसरे टेस्ट में अगर अब कुछ एक्स्ट्रा गलत हो गए जो पहले में नहीं हुए थे, तो उसे भी 1 लाइनर उसमें नोट कर लो। इस तरीके से आपका नोट होना चाहिए। पहली शर्त यह है कि सारे के सारे 18 टेस्ट जो अब तक हो चुके हैं, नेक्स्ट 10 डेज में आपको 2 बार लगाने हैं। उसका रिपोर्ट कार्ड आप मुझे सेंड करोगे, प्लस जो कॉपी आपने बनाई है टेस्ट वाइज, उसका एक उसकी भी फोटो लेके सेंड करनी होगी कि टेस्ट 1 में आपका विश्लेषण ये है, टेस्ट 2 में ये है, टेस्ट 3 में ये है, टेस्ट 4। साथ में जो प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है क्विज का डेली इवनिंग में, उसमें आपको पार्टिसिपेट रेगुलरली करना है, उसमें कोई छूट नहीं है। जो आपका संडे को टेस्ट चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो कंसिस्टेंसी, सिंसियरिटी, साथ में ये एक्स्ट्रा वर्क, जिन स्टूडेंट्स ने 17 तारीख तक करके दे दिया तरीके से जो बताया गया, उनको सुपर ग्रुप में जोड़ा जाएगा। अब हमें रखने 20 से 25 स्टूडेंट, सपोज करो ज़्यादा हो गए, फिर हम मार्क्स देखेंगे। तो सिंसियरली भी टेस्ट देना है कि जो टॉप मार्क्स गेनर होंगे उनको लिया जाएगा। उन लोगों को बिल्कुल नहीं लिया जाएगा जो पास्ट में किसी भी प्रकार के छल प्रपंच या पॉलिटिक्स में शामिल रहे हों, वो बिल्कुल कोशिश ना करें, उन्हें नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई के मकसद से आए हैं वो यहाँ पर रहें, तरीके से पढ़ते रहें। आप सारी चीज़ें यहाँ पर इतनी बार कराई जाएंगी, इतनी चीज़ें करा दी जाएंगी, कहीं कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तो हो गया क्या, टास्क हो गया आपका न्यू सुपर ग्रुप के लिए।
जब ये बन जाएगा तो यहाँ पर भी आपको फिर बराबर रिवीजन ही चल रहा है। डेली का आपका एक टास्क होगा, वो आपको रिवीजन करना है, शाम में टेस्ट लगाओ, उसका रिपोर्ट कार्ड। इस तरीके से यहाँ आगे भी काम होगा। किसी भी व्यक्ति ने, अब आ जाते हैं कि टेस्ट सीरीज बैच पर, कोई व्यक्ति अगर इसमें भी गुमराह करना बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो कोई व्यक्ति जैसे गुमराह करता है ना, लगा के या कैसे भी कर देता है, तो एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास सारी रिपोर्ट आती है, कैसे टेस्ट दिया, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग किया आपने, अभी मैं दिखाता हूँ। ये है आपका बीपीओ मेंस टेस्ट सीरीज बैच, ठीक है, 830 स्टूडेंट इसमें हैं अभी। ये जिन स्टूडेंटों को थोड़ा डाउट हो, ये अलग से बैच है, कंटेंट बैच के से अलग है ये टेस्ट सीरीज बैच, जो कि केवल ऐप से ही परचेज होगा और ऐप पर ही है। क्योंकि कंटेंट लीक हो रहा था तो इस बैच को सिर्फ ऐप पर चलाया गया, और जिससे कोई कंटेंट लीक ना हो। अब जैसे किसी स्टूडेंट की हमें परफॉर्मेंस चेक करनी, आकाश राठौर है, इनको हमने क्लिक किया, इनकी ये तो डिटेल आ गई है, कौन सा इन्होंने कोर्स लिया ये भी आ गया, कौन सा लेटेस्ट टेस्ट अटेम्प्ट किया ये भी आ गया, ठीक है। और आगे चलते हैं, फुल प्रोफाइल देख लेते हैं। ये देखो परफॉर्मेंस इनकी, टोटल 23 बार इन्होंने टेस्ट लगाए। इस पर क्लिक करें, सारे टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। टेस्ट नंबर 14, 13, 12, 11, 2, 1, 8, 7, सबकी रिपोर्ट देखेंगे तो मेरे पास ये भी आता है कि कौन सा क्वेश्चन इन्होंने गलत किया था, कौन सा वो। ये देखो सारे टॉप भी आ गए हैं, है ना, क्या इनकी रैंक आई थी, परसेंटाइल क्या आया था, ये सारा डिटेल। इसके अलावा अगर इनका सॉल्यूशन पे चले जाओ, ये है देखो, ये क्वेश्चन इन्होंने गलत किए थे जो रेड हैं, ये सही, सब कुछ यहाँ पर आपका रिकॉर्ड में रहता है। कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि उसने कहीं से किसी और का स्कोर कार्ड भेज दिया या कुछ और वो कर दिया, ये बिल्कुल अब नहीं चलेगा। और ख़ास तौर से अब ऐसे जो लोग भी सामने आएंगे उनको सीधा ब्लॉक किया जाएगा, है ना। या तो आप पढ़ रहे हो, कंटेंट मिल गया, कंटेंट से मतलब रखो, लेकिन किसी दूसरे दरवाजे से उस जगह पर घुसने की बिल्कुल कोशिश मत करो जहां पर काम, केवल काम पर फोकस होना है, ठीक है। अब आते हैं टेस्ट सीरीज वाले उसमें ग्रुप में कि टेस्ट कहाँ है, आपको टेस्ट भी तो देखने। तो कंटेंट देखो, जो ये है टेस्ट सीरीज वाला बैच आपका बीपीओ मेंस टेस्ट सीरीज, ये कंटेंट है। 5 टेस्ट ये हैं, 18 टेस्ट कौन से हैं, तो 5 टेस्ट ये हैं पहले वाले, और 14 टेस्ट ये हो चुके हैं। तो कल का टेस्ट जो टेस्ट नंबर 14 है वो छोड़ के 13+5 इन टेस्टों को आपको दोबारा लगा के देना है, ठीक है। इसमें 14 होगा ये वाले और इस वाले फोल्डर में, ये ध्यान रखो, ये टेस्ट है आपका। अब आ जाते हैं फिर से हम उस पर, क्लास पर। चलिए तो अब क्लास शुरू करते हैं, सारी चीजें बता दी गई आप लोगों को कैसे क्या करना है। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन आप लोग वहां पर जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में पहले बता दिया करेंगे कि ये आपका है आंसर, फिर बाद में मैं आंसर बता दिया करूँ। हैकर्स जो किसी सिस्टम में बग और कमजोरियों को खोजने में मदद करते हैं और सिस्टम को क्रैक करने का इरादा नहीं रखते हैं, उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, हैकर्स तो हैं लेकिन उनका काम क्या है, केवल सिस्टम के अंदर जो खामियां हैं उनको खोजना, सिस्टम में घुसना नहीं चाहते, वो इलीगल काम नहीं करना चाहते। तो उन्हें क्या कहोगे, व्हाइट हैट हैकर्स या इथिकल हैकर्स भी इनको बोला जाता है। तो चूंकि टेस्ट भी आपके ऐसे ही आएंगे, जो टेस्ट सीरीज बैच है उसमें अब जो कंप्यूटर टेस्ट होगा तो वो आपका सफल बंद कर दिया जाएगा। कोई एक टॉपिक होगा तो उस टॉपिक पर 15-20 जो भी हैं एमसीक्यू वो उसी टॉपिक के होंगे, फिर अगले टॉपिक के होंगे, जिससे कि आपको रिवीजन में सहूलियत हो। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं, साइबर सुरक्षा विश्लेषक और सलाहकार होते हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है, जो कंपनी होती है या सरकार के पास भी एक पूरा ढांचा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर का, आईटी का, तो इनकी खामियों की पहचान करने में मदद करना होता है। साथ ही सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए पैठ परीक्षण करने में भी मदद करते हैं। एक प्रकार से अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करते हैं, खुद की खामियां खोजते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हैकिंग का वह कौन सा कानूनी रूप है जिसके आधार पर आईटी उद्योगों और फर्मों में नौकरियां प्रदान की जाती हैं। तो हैकिंग का कानूनी रूप कौन सा है जिसके आधार पर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फर्मों में किस पर हैकिंग के लिए नौकरी मिलती है आपको। तो जो मैंने बोला
कि कौन सी हैकिंग है, इथिकल हैकिंग या वाइट हैट हैकिंग। ये क्या है इनका, ये इलीगल नहीं होती, इलीगल होती है, बहुत काम की चीज होती है वाइट हैट हैकर, क्योंकि अंदरूनी कमजोरियां पहचान रहे हैं। तो सी हो जाएगा। इथिकल हैकिंग व्हाइट हैट हैकर्स द्वारा किसी भी संगठन अथवा फर्मों में प्रवेश परीक्षण करने तथा संभावित खतरों की पहचान करने के लिए की जाने वाली हैकिंग का एक नैतिक रूप है। ठीक है, आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। वे नापाक हैकर हैं और उनका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ प्राप्त करना है। यहाँ वे किसे संदर्भित किया गया, मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से हैकिंग करते हैं और साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, ब्लैक हैट हैकर, डी। इन्हें अब देखो एक पॉइंट और आ गया, ब्लैक हैट हैकर्स को क्रैकर्स भी कहा जाता है, क्योंकि क्रैक कर देते हैं आपके सिस्टम की पूरी सिक्योरिटी को, क्रैक करके उसमें घुस जाते हैं, तो इन्हें क्रैकर्स भी कहा जाता है। और यह साइबर अपराधियों का एक प्रमुख प्रकार है जो उपयोगकर्ता के खाते या सिस्टम में अनाधिकृत पहुंच लेते हैं और संवेदनशील डेटा चुराते हैं, या अपने लाभ के लिए संगठन को नुकसान पहुंचाने के लिए सिस्टम में मेलवेयर इंजेक्ट करते हैं। ये हो गया आपका क्या, ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है ऐसा ही रहेगा आपके टेस्ट में भी, हिंदी में क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, उसका ऑप्शन रहेंगे और नीचे आपका सॉल्यूशन रहेगा जब आप टेस्ट लगा चुके होंगे। जो लोग टेस्ट लगा चुके उसका सॉल्यूशन कैसे देखना है कई बार बताया जा चुका, फिर से समझ लो। उस टेस्ट पर क्लिक करोगे सबसे पहले आप, अगर लगा चुके हो तो, फिर आता है व्यू रिपोर्ट करके ऑप्शन, वहां पर क्लिक करोगे। व्यू रिपोर्ट के बाद आप कहाँ जाओगे, नीचे स्लाइड डाउन करोगे और नीचे सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन पर क्लिक करोगे तो वो क्वेश्चन दिखेगा, आपने क्या टिक किया वो दिखेगा, और फिर सही आंसर क्या है वो दिखेगा, और नीचे अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन दिखेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हाइट और ब्लैक हैट हैकर्स दोनों का संयोजन, व्हाइट क्या है, लीगल है, ब्लैक क्या है, इलीगल है, एकदम इलीगल है। इन दोनों का संयोजन कौन से हैकर्स होते हैं, ये होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। इनके बारे में जान लेते हैं। ग्रे हैट हैकर्स में नैतिक और अनैतिक दोनों तरह के हैकर का सम्मिश्रण होता है। ये क्या करते हैं, मजे के लिए दूसरों के सिस्टम को हैक करते हैं लेकिन सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाते। एडमिन या मालिक की जानकारी के बिना नेटवर्क में बग और कमजोरियों का फायदा उठाते रहते हैं, कोई बग होता है उसी बग के माध्यम से लोग घुस जाते हैं। हैकिंग के क्षेत्र में शौकिया या नौसिखिए, अब देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चन उठा रहे हैं आजकल जो आयोग है या कहीं से भी ऐसे क्वेश्चन उठा रहे हैं जो नॉर्मल बुकों में नहीं रहते, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। हैकिंग के क्षेत्र में शौकिया या नौसिखिए जिनके पास कोडिंग और सुरक्षा और हैकिंग टूल के गहन कामकाज के बारे में ज़्यादा कौशल नहीं है। ये वो लोग हैं, थोड़ी बहुत जानकारी ली या यूट्यूब से ले ली, कहीं से जानकारी आ गई, अब इनको क्या लगने लगा कि हम होशियार हो गए। जब ये होशियार हो गए तो ये क्या, होशियारी वो होती है जब आप न्यू चीज डेवलप करते हो, न्यू कोड डेवलप करते हो या न्यू टूल डेवलप करते हो। ठीक है, इनको बोला जाता है, ये जो सारा काम करते हैं एलीट हैकर्स होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं नौसिखिए, ये क्या करते हैं, जो एलीट हैकर्स ने जो चीजें बनाई उनका यूज करके किसी के सिस्टम में घुस जाते हैं, ये सब दिखावे के लिए करते हैं। तो इन लोगों को क्या कहा जाता है, ऐसा पूछा गया। ये होते हैं किड, स्क्रिप्ट किडीज इन्हें बोला जाता है। इनके बारे में जानते हैं। स्क्रिप्ट किडीज हैकिंग के लिए नए हैं, साथ ही कोडिंग कौशल विकसित करने या सिस्टम में खुद की बग खोजने में इनकी रुचि बहुत अधिक नहीं होती है। रुचि होने से भी नहीं होता है, मेहनत बड़ी लगती है। जब नई चीज आप विकसित करते हो ना, या नया कुछ भी नया लाते हो जो अलग होता है, अलग तरीके से वो जाता है, तो उसमें क्या होता है, मेहनत बड़ी लगती है। तो इनकी उसमें रुचि नहीं होती है। क्या करते हैं, जो पहले से बनी बनाई चीजें हैं, टूल्स हैं, जो किसने, एलीट हैकर्स ने विकसित किए हैं, इनको डाउनलोड करना पसंद करते हैं और इन्हीं टूल्स के माध्यम से क्या है, सिस्टम या नेटवर्क को तोड़ने का काम करते हैं। और ये क्या उद्देश्य क्या होता है इनका, वे बस अपने दोस्तों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके पूछा जा सकता है कि वे हैकर्स क्या कहलाते हैं, जो अपने केवल दोस्तों के ध्यान आकर्षण के लिए ही किसी वेबसाइट को या किसी सिस्टम को हैक करते हैं, है ना, या दूसरों के टूल्स को यूज करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके इसी सॉल्यूशन से बन सकते हैं, तो सॉल्यूशन भी नोट डाउन कर लेना। आत्मघाती हैकर्स किसे कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आत्मघाती आपको पता है,
कोई काम आप कर रहे हो, आपको उसके घाटे मैक्सिमम लोगों को पता होते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होते हैं लेकिन फिर भी जाते हैं। तो क्या है, जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए सिस्टम को तोड़ते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए या बिना यह ध्यान में रखे हुए कि वे अपनी दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के कारण लंबी अवधि के कारावास से पीड़ित हो सकते हैं। मीन्स या तो उनके ध्यान में ये होता है, उन्हें पता होता है, या नहीं पता होता है कि उन्हें कारावास हो सकता है, फिर भी वो तोड़ते हैं। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। सुसाइड हैकर वे होते हैं जो साइबर अपराध के परिणामों और दंड को जाने बिना या ना जाने सिस्टम या नेटवर्क में सेंध लगाते हैं। कुछ सुसाइड हैकर ऐसे होते हैं जो जानबूझकर अपराध करते हैं और पकड़े जाते हैं ताकि उनका नाम सुर्खियों में आ जाए। तो कुछ जानबूझकर भी करते हैं। अगले उस पे आते हैं। आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति जो आतंकवादी संगठनों के लिए काम करते हैं और राष्ट्रों की जानकारी और अन्य गुप्त खुफिया जानकारी चुराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, फिर से ये वो क्वेश्चन आया जो नॉर्मली नहीं रहता है। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाता है? साइबर आतंकवादी, क्योंकि आतंकवादी संगठनों के लिए काम ही कर रहे हैं। काफी ज्यादा ट्रेंड होते हैं ये लोग, टेक्निकली बहुत मजबूत होते हैं। तो साइबर आतंकवादी बहुत ही कुशल प्रोग्रामर और साइबर अपराधी होते हैं जो इंटरनेट पर दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां करते समय खुद को छिपाते हैं, और वे खुद को या अपनी गतिविधियों को ट्रैक करने से छिपाने के लिए क्या होते हैं, काफी चतुर होते हैं। मतलब इनकी आप पहचान नहीं कर सकते। इनको वीपीएन का यूज करेंगे और भी जाने क्या क्या यूज करते हैं कि आप इनके कंप्यूटर की आईपी तक भी नहीं पहुंच सकते हो, लोकेशन तक नहीं पहुंच सकते हो। उन्हें देश के डेटा केंद्रों तक अनधिकृत पहुंच करने या खुफिया एजेंसियों के नेटवर्क में सेंध लगाने के लिए काम पर रखा जाता है। अगले उस पर चलते हैं। जो व्यक्ति किसी कंपनी, संगठन, फर्म, सरकार या निजी एजेंसी की जानकारी सार्वजनिक करता है और वह उस संगठन का सदस्य या कर्मचारी है, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। एडवर्ड स्नोडन का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो तो, ये व्यक्ति थे विकीलीक्स के, नहीं वो जूलियन असांजे हैं। स्नोडेन भी थे आपके अमेरिका के सीआईए या एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, उसका व्यक्ति था ये एडवर्ड स्नोडेन। इसने भी ये काम किया था, विसल ब्लोअर था। और विकीलीक्स का क्या है? जूलियन असांजे। अभी ये व्यक्ति रिहा हुआ है, पिछले 10-12 साल से जेल में था। विकीलीक्स की इसने स्थापना की थी। अमेरिका से लाखों डॉक्यूमेंट इसने अपने, उसी में काम करता था, वो करके पब्लिश कर दिए थे। उसमें बहुत सारी वो थी कि अफगानिस्तान में इन्होंने क्यों अटैक किया, इसको क्यों, इसके बारे में क्या सोच रहे पूरे। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है विसल ब्लोअर। बहुत सारे संस्थान इंडिया में भी विसल ब्लोअर एक्ट होता है, जो इन्हें सुरक्षा भी प्रदान किया जाता है। क्योंकि संस्थान में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो यही लोग होते हैं जो बाहर लेके आते हैं। ठीक है, तो इंडिया में भी विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है। एनजीओ वगैरह जब सोसाइटी आप लोग पढ़ोगे तो विसल ब्लोअर भी आता है। तो ये क्या हो जाएगा? इन्हें क्या बोला जाएगा? विसल ब्लोअर, ये हो जाएगा। विसल ब्लोअर वो व्यक्ति होते हैं जो किसी विशिष्ट संगठन के सदस्य या कर्मचारी होते हैं और उन संगठनों, फर्मों, चाहे वो सरकारी हो या निजी, की निजी जानकारी या खुलासा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार के हैकर हैकर समुदाय में सबसे कुशल हैकर होते हैं। वे किसे संदर्भित करते हैं? तो जो सबसे कुशल हैकर होते हैं वो कौन होते हैं? उन्हें बोला जाता है एलीट क्लास के हैकर या एलीट हैकर। इनका बड़ा सम्मान होता है। तो एलीट हैकर्स को सबसे प्रतिष्ठित हैकर्स में से एक माना जाता है। सारे नए टूल से विकसित करते हैं, सारी कोडिंग का ज्ञान होता है। तो जिनके पास हैकिंग और सुरक्षा कौशल का सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है। हैकर्स के समुदाय में उनके साथ बहुत सम्मान से पेश आया जाता है। जैसे होता है ना कि जो गुंडे भी होते हैं, डॉन होते हैं, तो उनके समुदाय में भी तो एक इज्जत होती है ना, जो सबसे ज़्यादा कुशल गुंडा होता है। ऐसे ये हैकर्स का है। ये क्या होता है? वेदताएं, जो भेद कर सकती हैं, जो चीज़ें आप भेद कर सकते हो किसी सिस्टम में। गंभीर हैकिंग टूल इनके पास होते हैं, नए पेश किए गए बग और इनके द्वारा खोजे गए और विकसित किए जाते हैं सारी चीज़ें। वे व्यक्ति जो किसी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा बनाए रखते हैं और संभालते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? सुरक्षा ये लोग संभालते हैं, ठीक है, बनाते हैं। एक होता है सुरक्षा के लिए कौन कौन से संगठन या व्यक्ति जिम्मेदार हैं, वो अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं। एक होता है जो काम करते हैं डायरेक्ट सुरक्षा का। तो दोनों क्वेश्चन आएंगे। इनमें से इन्हें क्या बोला जाएगा? जो सुरक्षा डायरेक्ट बनाते हैं, आईटी सुरक्षा इंजीनियर।
वह किसी संगठन या फर्म में किसी व्यक्ति की मध्यस्थ स्तर की उपस्थिति है जो संगठन या फर्म के विभिन्न प्रणालियों और इससे संबंधित सुरक्षा उपकरणों का निर्माण और संरक्षण करता है जिससे वह संबंधित है। सुरक्षा ऑडिटर, दूसरा व्यक्ति आ गया। इसकी क्या भूमिका होती है? नेटवर्क को सुरक्षित करना, क्या ये होती है? नहीं, नेटवर्क को डायरेक्ट सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा इंजीनियर होते हैं। संगठन के सुरक्षा घटक कौन कौन से हैं और प्रणालियों की सुरक्षा की जांच करना, यह काम होता है किसका? सुरक्षा ऑडिटर का। तो बी हो जाएगा। सुरक्षा ऑडिटर वे होते हैं जो किसी संगठन या कंपनी पर विभिन्न कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम की ऑडिटिंग करते हैं, सुरक्षा के मुद्दों की रिपोर्ट करते हैं, साथ ही किसी विशेष सिस्टम में सुधार या संवर्धन का सुझाव देने में मदद करते हैं जो खतरे से है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वरिष्ठ स्तर के कारपोरेट कर्मचारी हैं जिनके पास सुरक्षित नेटवर्क या सुरक्षा संरचनाओं को बनाने और डिजाइन करने की भूमिका और जिम्मेदारियां हैं। कौन है वो लोग? है ना? तो इथिकल हैकर्स, मुख्य तकनीकी अधिकारी, ठीक है, वरिष्ठ स्तर के कारपोरेट कर्मचारी जिनके पास सुरक्षित नेटवर्क या सुरक्षा संरचनाओं को बनाने और डिजाइन कर रहे हैं। यहां पे देखो, डिजाइन कौन करता है? आर्किटेक्ट होता है जो। तो आगे के ऑप्शन देखो, आईटी सुरक्षा इंजीनियर, सुरक्षा वास्तुकार, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, ये हो जाएगा सही। सुरक्षा वास्तुकार एक संगठन के वे वरिष्ठ ग्रेड कर्मचारी हैं जो किसी संगठन में सुरक्षित नेटवर्क टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, आप लोगों की सिलेबस में नेटवर्क टोपोलॉजी शायद नहीं है, एक बार देख लेना, ठीक है, साथ ही सुरक्षित कंप्यूटर के निर्माण, डिजाइन और कार्यान्वयन के परीक्षण के प्रभारी होते हैं। अगले उस पर चलते हैं। सुरक्षा सलाहकार, कौन से ऐसे सुरक्षा सलाहकार होते हैं जो डेटाबेस, सर्वर या क्लाउड में रहने वाले विभिन्न डेटा की सुरक्षा बनाए रखने के लिए डेटाबेस सुरक्षा निगरानी और स्कैनिंग टूल का उपयोग करते हैं? कौन होते हैं? तो नॉर्मल है, डेटाबेस सुरक्षा सलाहकार इन्हें बोला जाता है। ये क्या करते हैं? डेटाबेस सिस्टम की निगरानी, स्कैन करने और प्रतिबंधित उपयोगकर्ताओं को पहुंच प्रदान करके अवांछित फाइलों को अवरुद्ध करने, बहुकारक पहुंच नियंत्रण आदि के माध्यम से अवांछित खतरों और हमलों से सुरक्षित रखने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। सरकार ने कुछ अत्यधिक कुशल हैकरों को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकरों को क्या कहा जाएगा? विशेष हैकर, सरकारी हैकर, साइबर इंटेलिजेंस। एक्चुअली जो ऐसे काम होते हैं ना, उसके लिए परमानेंट जॉब नहीं होती है, ठीक है, तो सरकारी नहीं कहा जाएगा अगर आपकी जॉब परमानेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये राज्य प्रायोजित हैकर। सरकार स्पॉन्सर करती है ऐसे लोगों को, कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखती है, पैसा देती है, सारा खर्चा देती है, सारे सिस्टम का खर्च उठाती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? सरकार का जो भी सिस्टम वगैरह उसमें खामियां खोजते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं। अगले उस पर चलते हैं। कोई व्यक्ति जो किसी सिस्टम या एप्लीकेशन को लॉन्च करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बात, जब कोई सपोज करो गूगल है, गूगल ने एंड्रॉइड बनाया, अब एंड्रॉइड को लॉन्च करने से पहले गूगल क्या करेगी कि किसी जो एंड्रॉइड सिस्टम में जो भी खामियां हैं उनको पहचान करने के लिए, ठीक है, बग के लिए सुरक्षा मुद्दों का परीक्षण कराती है किसी और व्यक्ति से, ठीक है। वो व्यक्ति जो उस कंपनी या संगठन का हिस्सा नहीं है, उनके सामने वो चीज भेजती है कि इसमें बताओ क्या खामियां हैं, कौन सा बग है, या इसके अंदर घुस के बताओ इस सिस्टम में। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है जिनसे ये काम कराया जाता है? ये होते हैं ब्लू हैट हैकर, जो उस कंपनी का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन कंपनी इन्हें आउटसोर्सिंग से इनसे काम लेती है। ब्लू हैट हैकर बाहरी लोग होते हुए भी सुरक्षा परीक्षक होते हैं, जिन्हें किसी भी सिस्टम को बाजार में लॉन्च करने या एप्लीकेशन को लाइव करने से पहले उसमें बग और कमजोरियों के लिए आउटसोर्स सुरक्षा परीक्षण करने के लिए अस्थायी रूप से काम पर रखा जाता है, ठीक है। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिले, एक स्पीड अप आए, और जैसे देखो कुछ हर स्टूडेंट को लगने लगता है जब वो यहाँ आता है तो उसे ये तो लगने लगता है समझ बन गई, बहुत कुछ बहुत अच्छा आने लगा, हो जाएगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलरली 90+ स्कोर कर रहे हैं। तो कुछ तो अंतर होता होगा कि 70 से 90 कैसे पहुंचना है, वो काम यहाँ पर होता है। यहाँ पर आप एक सिंगल पीडीएफ आपको पंचायती राज की मिल जाएगी, सिंगल पीडीएफ कंप्यूटर की मिल जाएगी, यूपी स्पेशल पर सारी क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट 40 से ज़्यादा टेस्ट हैं,
सिर्फ पंचायती राज और स्कीम और कंप्यूटर पर, और हर टेस्ट में 150 से 200 क्वेश्चन। तो ये आपके टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं, वो मिल जाएंगे आपको। वैल्यू एडिशन पीडीएफ, यूपी की स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम और पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन पीडीएफ मिल जाएगी, जिन पर क्लास नहीं सिर्फ पीडीएफ ही इसी ग्रुप में प्रोवाइड करें। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, टाइम टू टाइम पर टास्क दिया जाता है और रेगुलरली ग्रुप कॉल होती रहती है, जिससे आपका एक मोटिवेशन, एक माहौल बना रहता है, आपकी क्वेरी भी दूर होती रहती है। फीस 299 है, इस नंबर पर आप पे कर सकते हो। नेम ये चेक कर लेना, इसके बाद स्क्रीनशॉट या तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। कोई क्वेरी इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। इसके अलावा जीएस रिवॉल्यूशन अगर आप सर्च करोगे, कहाँ पर, प्ले स्टोर पर या टेलीग्राम पर, तो जीएस रिवॉल्यूशन का टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, ऐप में ये लोगो देख लेना, यही लोगो मिल जाएगा, तो ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर भी सारे कोर्स हैं, वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा फिशिंग। तो जैसे मैंने बोला जितने सब टॉपिक हैं 12-13, उसमें एक मेलवेयर भी जोड़ा जाएगा, जो आपको पहले बताए थे सब टॉपिक। सारे सब टॉपिक पर ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला, यहाँ से समझ में आता है फिशिंग क्या है। इंटरनेट घोटाला, घोटाला कैसे होता है, जब आप कोई चीज पेश करते हो ओरिजिनल के रूप में, लेकिन वो होती नहीं वो चीज, इसी को ही बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से राजी किया जाता है। तो जो उसका प्रयोग कर रहा है, यूजर है, उसे डिजिटल रूप से राजी किया जाता है, उसे पता ही नहीं है कि वो ये जानकारी गलत जगह दे रहा है। ठीक है, यही है आपका क्या, फिशिंग। तो ये क्या है, फिशिंग हमला बोलते हैं इसे। अगले उस पर चलते हैं, इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। फिशिंग साइबर अपराधियों द्वारा किया जाने वाला एक इंटरनेट घोटाला है, जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से राजी किया जाता है। फिशिंग के बहुत सारे प्रकार हैं, तो कुछ स्पेसिफिक प्रकार जो फेमस हैं, ईमेल, स्पाईवेयर के माध्यम से उपयोगकर्ता को विभिन्न साइटों पर पुनर्निर्देशित करते हैं, एसएमएस फिशिंग है। वॉइस कॉलिंग, जामताड़ा वाली, वो भी फिशिंग है, जिसे विशिंग बोला जाता है। ठीक है, इसे स्मिशिंग बोला जाता है। इसको किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके ईमेल फिशिंग होती है। वेबसाइट आपकी डिजाइन की जाती है, तो वेबसाइट ऐसे डिजाइन की, जैसे आपने एसबीआई सर्च किया है, एसबीआई कस्टमर केयर नंबर, तो आप देखोगे ऊपर की जो 7-8 वेबसाइट मिलेंगी वो ओरिजिनल नहीं रहेंगी, लेकिन ऐसे डिजाइन की जाएगी आपको लगे ओरिजिनल है। उन पर जो नंबर आपको मिल जाएंगे, अगर आपने कॉल कर दिया तो वो आपसे डेटा ले लेंगे और आपके पैसे वगैरह उड़ा देंगे। ऐसे हो रहा है, तो ये सारी चीजें फिशिंग का है। ठीक है, इसमें कुछ साइबर अपराधी वैध उपयोगकर्ताओं को ईमेल, आईएम, इंस्टेंट मैसेजिंग, विज्ञापन, स्पाईवेयर के माध्यम से विभिन्न फिशिंग साइटों और वेब पेजों पर रीडायरेक्ट करते हैं। एसएमएस भेज देंगे आपके पास कि आपने ये ऑर्डर किया था, इसे कैंसिल करना है, तो इस लिंक पर करो। आपने ऑर्डर किया ही नहीं था, हो सकता है आपने किया हो, तो वो जानकारी बेचती हैं कंपनियां, तो आपको पता चल गया। अब आप उस पर वेबसाइट पर क्लिक करोगे, जो लिंक है वो दूसरी वेबसाइट पर ले जाएंगे, वहां पे आपने थोड़ी बहुत जानकारी आपसे भराएंगे, आपका सारा डेटा उनके पास। ऐसे चलता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, फिशिंग साइटों और वेब पेजों पर रीडायरेक्ट करते हैं, इसे क्या बोला जाता है, ये भी फिशिंग है, क्योंकि टॉपिक ही फिशिंग है। तो फिशिंग एक इंटरनेट घोटाला है जो हैकर्स द्वारा वर्गीकृत जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ साइबर अपराधी ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, विज्ञापनों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को विभिन्न साइटों पर पुनः निर्देशित करते हैं। मतलब आप लिंक किसी और चीज का बता के दिया जाएगा और चले जाओगे आप कहीं और। अगले उस पर चलते हैं। फिशर्स अक्सर उपयोगकर्ताओं को धोखा देने और उनका व्यक्तिगत डेटा भरने के लिए वेबसाइट विकसित करते हैं। किस टाइप की ये वेबसाइट होती है, बोले वैध, नाजायज, वास्तविक, आधिकारिक। ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, तो क्या हो गया, नाजायज वेबसाइट, इलीगल है ना। फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग हमले की एक श्रेणी है। ठीक है, वैसे तो आपको बैकडोर इंजीनियरिंग वगैरह इसमें बहुत आते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी में या जो साइबर सिक्योरिटी है, इसमें बहुत टॉपिक है। कम से कम अगर टॉपिक निकालने में चले जाओ तो 50 टॉपिक, आपके काम के जितने टॉपिक होंगे सब पर एमसीक्यूज आ जाएंगे। और उन एमसीक्यूज या उन टॉपिक में इतनी आपकी समझ बन जाएगी कि जो एक सिक्योरिटी ऑडिटर की समझ होती है वो आपकी हो जाएगी। इससे टेक्निकली अंदर वाली जो टेक्निकल जानकारी होती है ना, कोडिंग वोडिंग, उसके अलावा बाकी सारी समझ बन जाएगी। फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग हमले की एक श्रेणी है जिसका उपयोग उपयोगकर्ता डेटा चुराने के लिए किया जाता है। फिशर्स अक्सर उपयोगकर्ताओं को धोखा देने, उनका व्यक्तिगत डेटा भरने के लिए अवैध वेबसाइट बनाते हैं।
निम्नलिखित में से किस प्रकार का डेटा फिशर्स अपने लक्षित पीड़ितों से नहीं चुरा सकते? तो कौन सा ऐसा डेटा है जो फिशर्स नहीं चुरा पाते हैं? बैंक विवरण बिल्कुल चुराते हैं, फोन नंबर बिल्कुल चुराते हैं, पासवर्ड बिल्कुल चुराते हैं, क्या नहीं चुराते? मोबाइल में जो आपने ऐप इंस्टॉल किए वो नहीं चुरा पाते। ठीक है, ये ऐप वगैरह चुराना या देख लेना ये सारा काम किसका होता है? जब वायरस या मेलवेयर डाल देते हैं। फिशर्स क्या करते हैं? फिशर्स तो आपसे ही जानकारी ले रहे हैं। आप जैसे जैसे जाओगे, जैसे भरोगे चीजें, जैसे उनकी वेबसाइट पर पहुंचोगे, तो फिशर्स का काम क्या है? आपसे ही सारा काम करा लें। फिशर्स अक्सर उपयोगकर्ताओं को धोखा देने और उनके व्यक्तिगत डेटा जैसे बैंक खाता विवरण, फोन नंबर, पता, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड आदि भरने के लिए अवैध वेबसाइट विकसित करते हैं। एल्गोरिदम आधारित फिशिंग का विकास वर्ष, मतलब कौन सा ऐसा वर्ष था जब एल्गोरिदम आधारित फिशिंग का विकास हुआ था? मीन्स आपने एक प्रोग्राम बना दिया और इसके बाद क्या हुआ? वो प्रोग्राम आपके सामने चला गया लिंक के फॉर्म में या किसी फॉर्म में, आपने क्लिक किया और आपके साथ घोटाला हो गया। तो इसका विकास हुआ था 1990 में। एल्गोरिदम आधारित फिशिंग वर्ष 1990 में विकसित की गई थी। फिशर्स की पहली टीम ने मूल कार्ड का मिलान प्राप्त करने के लिए, मीन्स क्रेडिट कार्ड की बात हो रही, ऐच्छिक क्रेडिट कार्ड नंबर उत्पन्न करने के लिए एक एल्गोरिदम विकसित कर ली थी। ये कैसे करते हैं? इनके पास 100 कार्ड कहीं से लिए, सारे कार्डों को इन्होंने विश्लेषण किया, एक एल्गोरिदम बनाई कि ये नाम ऐसे होता है तो नंबर ऐसे होता है, यहाँ ब्रांच का कार्ड है, ऐसे है, इस बैंक का है, तो ये ऐसे ऐसे वेरी करता है। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग कर देते हैं। फिर प्रोग्रामिंग से इनको सारे नंबर्स मिल जाते हैं रैंडमली। उस पर ट्राई करते हो, सपोज करो 100 नंबर मिले, उनमें से 5-10 वर्क कर गए, इनका काम हो गया। ऐसे होता है। फिशिंग का पहला प्रकार था जहां फिशर्स ने ऐच्छिक क्रेडिट कार्ड उत्पन्न करने के लिए एक एल्गोरिदम विकसित की थी। कौन सा था? वही है एल्गोरिदम आधारित फिशिंग 1990। आगे चलते हैं। ईमेल फिशिंग की शुरुआत कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ईमेल पर देखते हो कितने सारे स्पैम चले आते हैं, ये सारे फिशिंग के ही तो काम है। ऐसा करो, इस पर क्लिक करो, लॉटरी लगने वाले। मेरे सामने 2-4 लोग तो ऐसे हैं जिनको 2 लाख पाउंड 3 लाख पाउंड की लॉटरी का ईमेल आया। उन्होंने उस पर क्लिक किया, सारी जानकारी दे दी, फिर बाकायदा लेटर आया कि कुरियर के माध्यम से आपका पैसा भेजा जा रहा है। फिर वो व्यक्ति वहां पर पहुंचा, वो कुरियर वाला, तो इस एयरपोर्ट पर है, एयरपोर्ट पर जो कस्टम ड्यूटी होती है वो आपको ही भरनी है, तो 25,000 30,000 ऐसे कर। एक था मेरा एम्प्लॉय था टेक्नीशियन, उसके साथ हो गया तो उसने 30,000 रुपये भर दिए थे। बाद में बता, परेशान था, जॉब पर नहीं आ रहा था, तो मैंने पूछा, मैं मैनेजर था वहाँ, पूछा कि क्या है, क्या दिक्कत? तो उसने बताया कि सर जाना पड़ रहा है, थाने जाना पड़ रहा है, बैंकों में जाना पड़ रहा है, सारी डिटेल लानी पड़ रही, ऐसे ऐसे घोटाला हो गया। तो ये होता है। तो ईमेल फिशिंग की शुरुआत कब हुई? 2000 में, 10 साल बाद। पहले एल्गोरिदम आधारित फिशिंग हुई, फिर 10 साल बाद ईमेल फिशिंग की शुरुआत। ईमेल फिशिंग की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी, जो कि ज़्यादा तकनीक प्रेमी हैं। यहाँ ईमेल को इस तरह से बनाया जाता है जैसे कि इसे किसी वैध स्रोत से भेजा गया हो और इसकी आधिकारिक वेबसाइट का वैध लिंक हो। अगला है, कौन सा ऐसा प्रकार है जो फिशिंग का बहुत लोकप्रिय हो गया है जैसे कि इसे किसी वैध स्रोत से इसकी आधिकारिक वेबसाइट के वैध लिंक के साथ भेजा गया हो? तो बिल्कुल वही बात हो रही ईमेल आधारित फिशिंग कि वैध स्रोत से इसको भेजा गया हो, आप क्लिक करोगे रीडायरेक्ट हो जाओगे। और 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट है, स्मार्टफोन पर कॉल करके की जाने वाली फिशिंग को क्या बोला जाता है? तो वॉइस प्लस फिशिंग इज इक्वल टू विशिंग, इसे विशिंग बोला जाता है। जामताड़ा बहुत फेमस है। अब तो कोई हरियाणा का गांव है, उसने जामताड़ा को भी पीछे छोड़ दिया। पूरा धंधा बना था पूरे गांव का। जो मूवी आई थी एक, तो वो वेब सीरीज आई थी जामताड़ा। तो ये सारा फिशिंग ही तो है। फिशर्स अक्सर उपयोगकर्ताओं को धोखा देने, उनका व्यक्तिगत डेटा भरने के लिए अवैध वेबसाइट बनाते हैं। फिशिंग का मतलब होता है स्मार्टफोन पर कॉल करके की जाने वाली फिशिंग। क्योंकि फिशिंग आवाज़ के जरिए की जाती है, इसलिए विशिंग वॉइस प्लस फिशिंग कहा जाता है। वही अगला क्वेश्चन उसी पर आ गया, वॉइस प्लस फिशिंग किसे बोला जाता है? विशिंग को। अगले उस पर चलते हैं, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिशिंग के शिकार ज़्यादातर कौन से लोग होते हैं? तकनीक के प्रति उत्साही अगर ये होंगे तो इनको सारी जानकारी होगी, तो ये तो नहीं इनको बेवकूफ़ बना सकते हो। पेशेवर कंप्यूटर इंजीनियर,
नहीं हो सकता। इसके बारे में एक आया था, किसी ने ट्विटर पर डाला था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसको HDFC की वेबसाइट का करके एक व्यक्ति ने भेजा कि इसको ये कर लो ऐसे ऐसे, उसको मतलब फिशिंग ही कर रहा था। बट ये सॉफ्टवेयर डेवलपर था, इसने उसको बोला कि भाई थोड़ा सा तो अच्छा कर लेते, वेबसाइट को डिजाइन कर लेते, मैं कर देता हूँ, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि तुम फ्रॉड कर रहे हो। व्यक्ति पकड़ गया, उसको समझ में आ गया कि हाँ ये तो यार फ्रॉड हो गया, मतलब पकड़ में आ गया। तो इस डेवलपर ने क्या किया, उसको फिर बताया, पूरा फॉर्मेट भेजा, हम तुम्हारी वेबसाइट बिल्कुल वैसे ही डिजाइन कर देंगे जैसे HDFC की होती, किसी को पता ही नहीं चलेगा, फिर करते रहो, और पैसा एटलीस्ट से 1 लाख रुपए। तो ये आया था, इसको बेवकूफ़ बनाने खुद बन के चला गया था, और उसने पूरी स्टोरी विद स्क्रीनशॉट डाले थे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी नहीं बना सकते हो बेवकूफ़, उसे बना सकते हो जिसके पास कंप्यूटर ज्ञान की कमी है। अगले उस पर चलते हैं। आमतौर पर प्रकृति द्वारा लक्षित होता है, मतलब नेचुरली जो व्यक्ति को लक्ष्य आप करते हो, जहां ईमेल विशेष रूप से किसी भी सटीक उपयोगकर्ता को लक्षित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मीन सपोज करो कोई व्यक्ति है, बड़ा सा CEO है, या कोई अमीर आदमी, कोई राजनेता, कोई मंत्री है, अब उसे हमें टारगेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ईमेल उसी व्यक्ति विशेष के लिए डिजाइन करेंगे, उस तरीके से डिजाइन करेंगे कि उसको सारी चीजें उसके हिसाब से हो, और फिर उस पर टारगेट करेंगे। तो इसे क्या बोला जाता है, स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग में हैकर्स आमतौर पर विशेष रूप से लक्षित होते हैं, इनका लक्ष्य क्लियर होता है, जहां ईमेल विशेष रूप से किसी विशेष उपयोगकर्ता को लक्षित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। यह तब होता है जब कोई हमलावर पीड़ित को एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में पेश करता है। अगले उस पर चलते हैं। ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी फिशिंग है जिसे स्मिशिंग भी बोला जाता है। फिशिंग के सबसे सरल प्रकारों में से एक है ये, जहां लक्षित पीड़ितों को रद्दीकरण लिंक के साथ एक नकली ऑर्डर विवरण मिल सकता है। मीन्स आपने कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग की, कुछ भी ऑर्डर किया, आपको आ जाएगा कि ये ऑर्डर आपका कैंसिल किया जाता है, कैंसिल करने के लिए इस लिंक पर आप क्लिक करें, या अगर कैंसिल नहीं करना है तो इस लिंक पर क्लिक करें। उस लिंक में कोई वेबसाइट होगी, वो आपको रिडायरेक्ट करके दूसरी जगह ले जाएगी। तो ये क्या है, सबसे बेहतरीन SMS वाली फिशिंग। SMS करके ये होता है, हर व्यक्ति के साथ डेली होता होगा ये, तो इसको बोलते हैं स्मिशिंग या SMS फिशिंग। अगले उस पर चलते हैं क्वेश्चन पर। कौन सी ऐसी फिशिंग है जो फिशिंग का एक प्रकार है जहां निश्चित कीवर्ड को लक्षित करने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अभी बात हो चुकी है, लक्षित करने के लिए नकली वेब पेज का निर्माण किया जाता है। वेबसाइट का आप निर्माण करते हो और खोजकर्ता के नकली वेब पेज पर आने का इंतजार आप करते हो, आप उसके पास नहीं जाते हो। तो वही है कीवर्ड। आपने कोई कीवर्ड सर्च किया, जो मैंने बताया था HDFC बैंक, क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर, होम लोन कस्टमर केयर, कुछ भी, आपको ऊपर की वेबसाइट देखो सारी फर्जी मिलेंगी, वो यही होती हैं। तो वो लक्षित करते हैं कि आप पहले कीवर्ड सर्च करो, कीवर्ड सर्च करोगे सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट देखेगी, वहाँ पे आओगे, वहाँ पर आपको जो जानकार होंगे वो चले जाएंगे, वहाँ पर जो जानकार नहीं होंगे, 100 लोग आए 10 लोग फंस गए, वो आके अपनी जानकारी दे के जाएंगे, उनका खाता खाली होगा। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं, सर्च इंजन फिशिंग। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन फिशिंग का उदाहरण या प्रकार नहीं है, इनमें से आपको बताना है कि फिशिंग का उदाहरण या प्रकार कौन सा नहीं है। स्पीयर फिशिंग पे अभी बात हुई, किसी व्यक्ति विशेष या संस्थान को टारगेट किया जाता है। भ्रामक फिशिंग बिल्कुल होती है। वेलिंग भी फिशिंग का एक प्रकार है। मंकी इन द मिडिल फिशिंग का प्रकार नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। फिशिंग के प्रकार कौन कौन से हैं, स्पीयर फिशिंग, भ्रामक फिशिंग, वेलिंग, फार्मिंग, विशिंग। ठीक है, सबके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल गई होगी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन फिशिंग का उदाहरण या प्रकार नहीं है। विशिंग बिल्कुल है, स्मिशिंग है, फार्मिंग है, ये सारी चीजें देख चुके। ट्रैकिंग नहीं है, तो स्मिशिंग, ईमेल फिशिंग, वेलिंग, फार्मिंग, विशिंग फिशिंग के कुछ प्रकार। ये 2 टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं। इन टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर लेना, प्लस यहाँ से रिवीजन कर लेना, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है ऐड कर लेना, तो आपके ये टॉपिक फिर इतने हो जाएंगे कि आपका यहाँ से क्वेश्चन आए इन 2 टॉपिक से तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, फिर जिन लोगों को टेस्ट सीरीज बैच ज्वाइन करना है, तो आप GS रिवॉल्यूशन ऐप को डाउनलोड करें, जैसा बताया गया, वहाँ पर टेस्ट सीरीज बैच ऐसे दिख जाएगा, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस जो कंटेंट बैच है उसके बारे में भी जानकारी दे दी गई। कोई प्रॉब्लम होती है नंबर दिए जाते हैं। टॉपिक फिर से दिखाई दे रहा हूँ, जिन टॉपिक पर आपके अब टेस्ट होंगे, 2 टॉपिक पर तो ये क्लास आ गई, तो ये टेस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। बाकी जो टॉपिक हैं
वो कौन से हैं? स्निफिंग, सेशन हैकिंग, ट्रोजन्स, बैकडोर, सोशल नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, वायरस एंड वर्म्स, स्पाईवेयर्स, बॉटनेट्स, एडवेयर्स, जो ऐड आते हैं ना, आपने क्लिक कर दिया रीडायरेक्ट कर देते हैं वो, ठीक है। कैश एंड कुकीज, कैश मेमोरी जो होती है आपकी, फायरवॉल, मेलवेयर्स भी इसमें जोड़ दिया जाएगा, और भी जो लगेगा कि ये जोड़ना चाहिए वो जोड़ के आपके 2 टेस्टों में ये सारे सब टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट 2 संडे जो आने वाले होंगे 1 बाई 1 करके उन पर ये टेस्ट होंगे। अच्छे से पढ़िए, जो मैंने सुपर ग्रुप के लिए टास्क दिया है, जिस भी स्टूडेंट ने ईमानदारी से कंप्लीट किया, अगर ज़्यादा स्टूडेंट हुए तो फिर मार्क्स, उनकी परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी, सिर्फ मार्क्स नहीं देखे जाएंगे। और ये देख के 20 या 25 लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा, ज़्यादा लोगों को नहीं लाया जाएगा। चलिए, बाकी शेयर करते रहिए, जितने आपके आसपास के लोग हैं, कम से कम इतना तो आप लोगों का बनता है, कितने एफर्ट्स लगते हैं, कितना, जब वो टॉपिक यहाँ पर नहीं कराया जाता तो देखो क्या लगता है आप लोगों को। आज ही एक स्टूडेंट का फोन आया था, ग्रुप डी में काम करता है, बोले सर कहीं से भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ रहे थे, अब जाके लग रहा है कि कुछ पढ़ रहे हैं, ये समझ बनती है। बोले ये पता ही नहीं था कि कब किसका कार्यकाल कब शुरू होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का कब होगा, क्षेत्र पंचायत का कब होगा। बोले आपने एक सिंपल भाषा में बता दिया कि डायरेक्ट चुनाव हो, डायरेक्ट चुन के आ जाए, और इनडायरेक्ट चुन के आ जाए तो ऐसे इसको ऐसे देख लें। तो इतनी समझ बनाना, इतना सिंपल पूरी चीज़ों को बनाए, तो कम से कम इतनी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब भी करो, जिससे क्या होता है, रीच बढ़ती है, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचते हैं। तो ये भी काम आपको करना है, और सबसे बड़ी चीज़ शेयर करना है, लोगों तक पहुँचाना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।